हाय एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 7। जेपी रंधावा की बातों से युग इस वक्त गुस्से में तिलमिला उठा था। उसके सामने ही खड़ा सोमित भी शांत था। शायद इस वक्त उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या फिर क्या करे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ गूंजी, युग, विल यू मैरी मी। इस लाइन को सुनते ही युग के साथ साथ सोमित भी चौंक गया था। तो वही उनके सामने ही खड़ी औरा, जो इसी लाइन को एक बार फिर से दोहराते हुए बोली, युग, विल यू मैरी मी। तुम्हारा दिमाग खराब है? बोलने से पहले एक बार सोच लेती कि इस वक्त बोल क्या रही हो। गुस्से से चीखते हुए युग ने कहा, साथ ही टेबल पर एक बार फिर से अपने हाथों को पटक दिया था। तो वही औरा युग के गुस्से से चिहुक उठी थी। उसकी आंखें कस गई थी। तभी उसके आगे ही खड़ा सोमित भी औरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, औरा, इस मामले से तुम दूर रहो। मैं और युग इसका कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। रात काफ़ी हो चुकी है, फिलहाल तुम घर चलो। नहीं सोमित भाई, एक बार आप लोग मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। कहते हुए औरा इस बार सीधे युग के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर भी युग के गुस्से का डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि युग का चेहरा अभी भी गुस्से से दहक रहा था, जिसे देख औरा ने एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ा और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए युग के चेहरे को पकड़ लिया था। तो वही युग कुछ कहता उससे पहले ही औरा जल्दी से उसके चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, युग, तुम गुस्सा बहुत करते हो, लेकिन अभी मैं बोलूँगी और तुम सिर्फ सुनोगे। औरा के इस बिहेवियर पर सोमित थोड़ा हैरान था, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान वो युग के बिहेवियर पर था। युग, जो कभी किसी की ना सुनने वाला, वो आज औरा की सुन रहा है। इस कदर गुस्से में होने के बावजूद भी वह अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाए शांत था। युग, एक अनजान होते हुए तुमने जितना मेरा साथ दिया है उतना शायद कोई अपना भी नहीं करता। मेरी अम्मा को मुझे छोड़कर गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन तुमने मुझे एक परिवार दे दिया जो सुबह से ही मेरे गम को बांटने के लिए तैयार हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं। फिर अगर ऐसे में मैं तुम्हारे काम ना आ सकूं तो क्या उठ तो फिर तुम लोगों के साथ रहने का मेरा क्या मतलब हुआ। युग, मुझे नहीं पता कि मेरे इस डिसीजन से फ्यूचर में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, लेकिन अभी मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और प्लीज़ मना मत करो। अभी भी युग का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन उसकी गालों पर औरा का हाथ जो उससे गुस्से को कम करने का काम कर रहा था, वही अब औरा की बातें भी खत्म हो चुकी थी और साथ ही उसने अपने हाथ युग के गालों से भी हटा लिए थे। इन सारी बातों को सोमित बस अपनी आंखों को फाड़े देख रहा था। वह युग के साथ पिछले 4 सालों से था, लेकिन उसने आज जो देखा है उसे महसूस करते ही उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। युग, आई थिंक हमें औरा की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन युग सोमित की तरफ घूमते हुए कुछ कहने वाला था, तभी सोमित उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही अपनी बातें जारी रखते हुए आगे कहा, एक बार ध्यान से सोचो, औरा वैसे भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहने वाली है। ऐसे में अगर आज तुम इससे शादी का भी कर भी लेते हो तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सिवाय उस जेपी रंधावा के, जो इतनी लंबी लंबी हाँक कर गया है। उसके मुंह पर तुम रातों रात तमाचा जड़ सकते हो और उसे कानों कान खबर भी नहीं होगी। सोमित के इन बातों को सुनकर औरा की भी नज़र युग पर टिक चुकी थी। इस वक्त दोनों युग के कुछ कहने का वेट कर रहे थे। तो वही युग वापस से अपनी चेयर पर बैठ चुका था। साथ ही कुछ देर तक सोचने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, ओके। जहाँ अभी युग ने ओके कहा था कि तभी औरा और सुमित दोनों खुशी से उछलते हुए एक दूसरे के गले लग गए थे, जैसे युग ने उन दोनों के रिश्ते की मंजूरी दी हो। लेकिन उन्हें इस तरह उछलते देख युग की भौहें तन चुकी थी। अगली सुबह आज औरा ने एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था, बालों को लाइट कर्ल किए, चेहरे पर हल्का टचअप
जो उसकी खूबसूरती को आज कहीं ज़्यादा निखार रखा था। मेंशन के बाहर खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार के पास सुमित के साथ खड़ा युग, जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए किसी का इंतजार कर रहा था। तभी अंदर से आती हुई औरा उसको देख उसकी नज़रें औरा पर ही टिक गई थी। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि औरा के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे। एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद भी युग को वो ठीक लगी। उसे लगा कि शायद वह उसके दादाजी से मिलने को लेकर नर्वस है, इसलिए उसके चेहरे पर घबराहट वाले एक्सप्रेशंस हैं। जबकि औरा की एक्चुअल प्रॉब्लम उसके हिल्स में थी, क्योंकि अभी वह इस माहौल की आदी नहीं थी। तो वही सीमा जी, जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी, उसे हर वक्त युग के लेवल का रखना चाहती थी, जैसे एक अमीर घर की लड़कियां रहा करती हैं। वही आज वो युग की पत्नी बनकर उसके दादाजी से मिलने जा रही थी, जो वो नहीं चाहती थी कि औरा आज युग के दादाजी के सामने कहीं से भी कम लगे। तो वही औरा भी खुद के लिए सीमा जी का प्यार देख उन्हें मना नहीं कर पाती थी। वह बस उनकी हर बात में अपना सिर हिलाते हुए आज हिल्स पहन भी लिया था। ये अलग बात था कि इस वक्त उसके कदम डगमगा रहे थे, जो उसे इस बात का संकेत भी दे रहे थे कि वह कभी भी गिर सकती है। लेकिन खुद को संभालते हुए वह युग के साथ चली गई थी। इस वक्त युग औरा को लेकर अपने दादाजी यानी कि यशवंत रंधावा के घर पहुंच चुका था। रंधावा फैमिली में सबसे श्रेष्ठ होने के बावजूद भी यशवंत रंधावा मेंशन में रहने की बजाय खुद के बनाए दूसरे आशियाने में रहते थे, जो रंधावा मेंशन से छोटा था लेकिन खूबसूरत था। यहाँ रहने वाले इंसानों के दिल भी खूबसूरत थे। घर के बाहर ही बने एक छोटे गार्डन में इस वक्त यशवंत रंधावा काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उनके सामने ही बैठी उनकी पत्नी जानकी रंधावा, जो उनके इस खुशी को देखते हुए बस मुस्कुरा रही थी। थोड़ी खुशी उनके आने के बाद के लिए भी बचा कर रख लीजिए, वो बस आते ही होंगे। जानकी आज बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आज युग ने सिर्फ शादी ही नहीं की है, बल्कि मेरे सीने पर लदे इस भारी बोझ को भी हल्का कर दिया है। अब मैं अपनी आखिरी नींद सुकून के साथ ले सकता हूँ। यशवंत रंधावा थोड़े भावुक होते हुए बोले। तभी घर के बाहर युग की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, जिसे देख यशवंत रंधावा के साथ साथ जानकी जी भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। तो वही औरा इस वक्त हल्के डरी हुई युग के पीछे चल रही थी, जिसके ऊपर अभी यशवंत रंधावा की नज़रें नहीं पड़ी थी। इसलिए अभी वो काफ़ी गर्मजोशी के साथ युग के गले मिले और उसके कंधों को थपथपाते हुए बोले, जेंटलमैन, ज़िंदगी के एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक्स दादाजी, आखिर आपने जो चाहा था वो आज पूरा हुआ। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? युग ने कहा। चाहे इस बात पर दादाजी कुछ कहते, उससे पहले ही उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, गुड मॉर्निंग दादाजी। युग की बातें खत्म होते ही औरा, जो अब तक युग के पीछे खड़ी थी, उसके बगल में खड़ी होते हुए बोली। लेकिन औरा को देखते ही यशवंत रंधावा के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। सिर्फ मुस्कान ही नहीं, अब उस चेहरे पर गुस्से के भाव उमड़ने लगे थे। साथ ही वह गुस्से से चीखते हुए बोले, युग रंधावा, ये क्या मजाक है? हमने आपसे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है आपने किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। यशवंत रंधावा का गुस्से में इतना कहना था कि औरा डर से चीख उठी थी। साथ ही युग के पीछे छिपते हुए उसके बाजुओं को पकड़ लिया था। तो वही दादाजी, जो सोचते थे कि कम से कम उनके इसी कॉन्ट्रैक्ट के बहाने युग की ज़िंदगी में भी कोई लड़की उसकी पार्टनर बनकर आएगी, जो उसके अकेलेपन का सहारा बनेगी, उसके गम के पलों को बांटेगी। लेकिन यहाँ युग ने दादाजी के कॉन्ट्रैक्ट को सचमुच में एक कॉन्ट्रैक्ट के नज़र से ही देखा था। 2 दिन के अंदर उसने अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुनने की बजाय अपने डैड को नीचे गिराने की सोच रखता था। आज भी उसके दिल में सिर्फ जेपी रंधावा को पीछे करने का ही जुनून सवार था।
जिसके लिए उसने औरा को चुन लिया था, जबकि सही मायने में इस वक्त देखा जाए तो औरा उसकी पार्टनर बनने के लिए कहीं से भी परफेक्ट नहीं थी। जिसे समझते हुए दादाजी यानी कि यशवंत रंधावा अंदर से काफ़ी दुखी हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर सख्ती भी बरकरार थी। तो वही औरा यशवंत रंधावा को इस तरह गुस्से से चीखते देख युग के पीछे छिप गई थी, जिसे देख युग वापस से उसे आगे करते हुए अपने बाजुओं में पकड़ लिया था। दादाजी, आप मेरी वाइफ को इस तरह डरा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जिसे सुन यशवंत रंधावा की भौहें सिकुड़ गई थी, लेकिन युग अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, कॉन्ट्रैक्ट में आपने शादी करने की कंडीशन रखी थी, जो मैंने कर ली। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एज का जिक्र किया होता तो आप इस पर चिल्ला सकते थे, लेकिन युग की ये दलीलें भी दादाजी का गुस्सा शांत नहीं कर पाया था। तभी वो एक बार फिर से गुस्से में चीखते हुए बोले, हे लड़की, क्या उम्र है तुम्हारी? जी 19 साल। युग के बाजुओं से खुद को अलग करते हुए औरा ने कहा, क्या तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुमने किससे शादी की है? तुम्हारे बगल में खड़ा यह शख्स कौन है? क्या तुम इस शख्स के बारे में कुछ जानती भी हो? दादाजी के इन सवालों पर औरा की नज़रें नीचे झुक गई थी, क्योंकि उसकी शादी की खबर उसके घर वालों को नहीं थी। जब उसके घर वाले ही इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्हें इस बात की खबर कैसे हो सकती है? और दूसरा सवाल, ये शख्स कौन है? जिसका जवाब भी औरा के पास नहीं था। उसे युग के नाम के अलावा ठीक से ये भी नहीं पता था कि उसने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की। शादी, वो भी 7 फेरों की बजाय पेपर से कुछ पन्नों पर सिग्नेचर की थी, जिसे युग ने शादी का नाम दिया था, और औरा बस युग का साथ देती चली गई। लेकिन इन सब में ये भी सच था कि औरा को ये तक नहीं पता था कि युग काम क्या करता है। जिस तरह से उसके दादाजी उसके बारे में पूछ रहे थे, और साथ ही जहाँ युग रहता है यानी कि उसका घर, जहाँ वो काम करता है यानी कि उसकी कंपनी, उसे देखकर यह सीधा अंदाजा लगाया जा सकता था कि युग कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं ही है। इन सारी बातों को सोचते हुए भी औरा के पास अंत में कोई जवाब नहीं था, जो वो यशवंत रंधावा के पूछे हुए सवालों का जवाब दे सके। जिस वजह से वह अभी भी चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी घबराई हुई भी थी कि कहीं दादाजी इस शादी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिए तो फिर वो आदमी जीत जाएगा, जो कल रात युग के ऑफिस में आकर उसका मजाक बनाकर गया था। जहाँ औरा अभी सोच ही रही थी कि तभी उनकी कानों में यशवंत रंधावा की आवाज़ गूंजी, मैं इस शादी को नामंजूरी देता हूँ। यशवंत रंधावा का इतना कहना था कि युग अभी अपनी जगह पर शांत था, लेकिन औरा तुरंत आगे बढ़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में बोली, अरे लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर चीटिंग हुई ना। और वैसे भी दादाजी, लगता है आपने आज तक कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं। मुझे लगता है कि उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि लड़की अगर 18 साल से ऊपर है तो वह शादी के लिए योग्य है, जबकि यहाँ तो मैं पूरे 19 की हो चुकी हूँ। फिर आप नामंजूर कैसे कर सकते हैं? अपनी पलकों को झपकाते हुए औरा, जो अब यशवंत रंधावा से अपने सवालों के जवाब मांग रही थी, जिसे देख युग के होंठ हल्के मुस्कुरा उठे थे। तो वही यशवंत रंधावा थोड़े हक्के बक्के से नजर आ रहे थे, लेकिन अभी यशवंत रंधावा ने इतना कहा ही था कि औरा इस बार फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बढ़ी, और इस बार सामने खड़े यशवंत रंधावा के हाथों को पकड़ते हुए बोली, दादाजी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे तो इस उम्र में एक ब्याही लड़की कहाँ जाएगी? डर डर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगी। इस अबला नारी पर दया कीजिए। यह समाज एक ब्याही और ऊपर से छोड़ी हुई औरत को किस नज़र से देखता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ इस मासूम सी जान पर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। प्लीज़ दादाजी, प्लीज़ प्लीज़। जहाँ इस बार औरा को इस रूप में देखकर युग के मुस्कुराते होंठ सिकुड़ चुके थे,
भौहें तन गई थी। उसके होठों से बस इतना ही निकल पाया था, पागल। तो वह यशवंत रंधावा थोड़े झुझलाते हुए बोले, छोड़ लड़की, पहले मेरा हाथ छोड़। हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देते तब तक ये हाथ भी नहीं छूटने वाला। जहाँ देखते ही देखते यशवंत रंधावा और औरा के बीच हल्की खींचातानी शुरू हो चुकी थी, जिसे युग अभी भी बस हैरानी से देख रहा था। तो वही औरा इस बार अपने चेहरे को लटकाते हुए बोली, प्लीज़ दादू, मान जाओ ना, इतना भी क्या गुस्सा। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरा हाथ छोड़ो। दादाजी ने इस पर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि औरा ने उन्हें जब दादू कहा तो अचानक से उन्हें युग का बचपन याद आ गया था, जब वह भी उन्हें इसी नाम से बुलाया करता था। लेकिन कम उम्र में ही काफ़ी कुछ झेलने के बाद वह बचपन में ही बड़ा हो गया, और कब दादू से यशवंत रंधावा दादाजी बन गए, ये बात उन दोनों को होश ही नहीं था। अब मान भी जाइए न जी, मुझे तो लड़की काफ़ी पसंद है। रिश्ते उम्र देखकर नहीं, दिल देखकर, आपसी समझ बूझ देखकर जुड़ते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल इनकी जोड़ी ये दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। यशवंत रंधावा के पीछे ही खड़ी उनकी पत्नी जानकी जी ने कहा, जिनकी बातें सुनते ही औरा तुरंत दादाजी के हाथों को छोड़ते हुए दादी माँ यानी कि जानकी जी की तरफ बढ़ गई और उनसे गले लगते हुए बोली, दादी माँ, वैसे तो आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन दादाजी को हर वक्त खाने में कड़वा करेला परोसती हो क्या? जो कब से नामंजूर का रट लगा रखे हैं। उनसे कहो ना, मैं और यू एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते थे, तो आज कर लिए। अब दादाजी भी बड़े होने का फर्ज निभाएं और हमें बस आशीर्वाद दें। इस वक्त युग की भौहें तनी हुई थी, आंखों में औरा के लिए एक हैरानी थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो औरा को अभी ठीक से जानता ही नहीं। देखा जाए तो बात भी सही है, अभी औरा से मिले उसे 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन जब औरा के मुंह से ये सुना कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते थे, जो अब कर लिए हैं, युग चौंक गया था। क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने औरा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो औरा इस वक्त बोल रही थी। जबकि यहाँ आने से पहले उसने औरा को समझाया था कि उसके दादाजी थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी वाले शख्स हैं, वह उन्हें साथ में देखकर थोड़े नाराज होंगे, लेकिन औरा को डरने की ज़रूरत नहीं है, वह बस वहाँ उसके साथ शांत रहेगी, बाकी वह सब कुछ संभाल लेगा। जबकि यहाँ तो औरा ने उसे ही शांत कर रखा था और खुद सब संभाल रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।